आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वन को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा इससे पहले आप इस लेक्चर के लिए आए, क्योंकि जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये आपके अपने बेनिफिट्स के लिए ही है। तो इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लोकपाल एंड लोक आयुक्त के बारे में। ओके, लोकपाल एंड लोक आयुक्त के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इंडेक्स के तौर पे। इंट्रोडक्शन हो गया पहला, लोकपाल हो गया सेकंड, कंपोजिशन ऑफ लोकपाल हो गया थर्ड, कंपोजिशन ऑफ लोक आयुक्त हो गया फोर्थ, फंक्शंस एंड पावर्स फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया हमारा जूरिस्डिक्शन, सेवंथ हो गया लोक आयुक्त। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे बेसिकली कि अगर हमने लोक आयुक्त की कंपोजिशन यहीं डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, तो यहाँ पे लोक आयुक्त क्यों है। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में अबाउट लोक आयुक्त। ऑलराइट, इसके बाद आएगा सिग्निफिकेंस, ऑलराइट, कंट्री में। ओके, तो मैं अब आपको ओवरव्यू देख चुका हूँ इस लेक्चर का, और अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन दोनों के बारे में, तो जो लोकपाल है बेसिकली वो दो इंपॉर्टेंट एंटी करप्शन बॉडीज हैं इंडिया में, जो कि सिग्निफिकेंट रोल निभाती हैं फाइट करने में करप्शन को, पब्लिक ऑफिसेस को एंड इंस्टीट्यूशंस को। तो आज अभी आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया लग गया होगा, तो मुझे लगता है कि मुझे और आपको एक रूल फॉलो करना चाहिए जो हम करते आए हैं। ऑलराइट, पहला हो गया फुल फॉर्म। ओके, फिर आ गया हमारा एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और फिर आ गया हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये है हमारा गोल्डन रूल। फुल फॉर्म से स्टार्ट होकर एस्टेब्लिशमेंट आता है, फिर एस्टेब्लिशमेंट के बाद पेरेंट मिनिस्ट्री आती है। ओके, और यही हम पूरी सीरीज में फॉलो करते आए हैं। तो चलिए इसको यहाँ भी फॉलो करते हैं। तो बेसिकली अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे फुल फॉर्म है नहीं, लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे कोई फुल फॉर्म है ही नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, जो कि था आपका 2013 का, और हमारे पास इनकी पेरेंट मिनिस्ट्री भी है, जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑलराइट, तो ये हैं बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द लोकपाल एंड लोकायुक्त। लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, कि ये काम कर रहे हैं किस चीज के लिए, एंटी करप्शन बॉडीज के तौर पे। अब इस सीरीज में जो हम अभी कर रहे हैं, हमने कवर किया दो इंडिपेंडेंट बॉडीज को, एंटी करप्शन बॉडीज को, और वो दो एंटी बॉडीज का नाम क्या था। अब ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं इसके बारे में सोचने के लिए, और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टाइम्स अप, सॉरी। तो फर्स्ट बॉडी थी आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, फिर आती है हमारी नेक्स्ट बॉडी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, फर्स्ट है सीवीसी, सेकंड है हमारी सीबीआई, और ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ सनातन कमेटी, या फिर कमीशन भी आप कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एंटी करप्शन बॉडीज पहले से थी सीवीसी या सीबीआई के तौर पे,
जो कि आपकी 1963 के आसपास स्टैब्लिश हुई थी। तो हमें जरूरत क्या थी स्टैब्लिश करने की? लोकपाल और लोक आयुक्त को 2013 में। तो ये क्वेश्चन जो है इसको इस लेक्चर में ही हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो लोकपाल एंड लोकायुक्त की, क्योंकि जो इनके फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, सिग्निफिकेंस है, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो डायरेक्टली आस्क होते हैं क्वेश्चंस यहां से एग्जामिनेशन में। ओके, अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। अगर आप अवेयर नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, यही नॉर्मल चीज है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब आप एबल हो, ठीक है, ताकि आप इसका आंसर दे पाए। और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आप हो जाएं आंसर देने लायक। तो इसका तो हम स्टार्ट करेंगे लोकपाल। तो लोकपाल जो है ये है ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन, जो स्टैब्लिश हुआ था इंक्वायर करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए एलिगेशन ऑफ करप्शन में पब्लिक फंक्शनरीज के खिलाफ, इंक्लूडिंग हो गया पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया अबाउट द एंटी करप्शन नेचर ऑफ लोकपाल। इसका मतलब हुआ जो लोकपाल है बेसिकली वो है एंटी करप्शन बॉडी इंडिया की। लेकिन जो क्वेश्चन है अब ये वो ये है कि कि बेसिकली हिस्ट्री क्या है लोकपाल की, कि लोकपाल को स्टैब्लिश क्यों किया गया। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास सीवीसी या सीबीआई पहले से ही थे 1963 से, तो हमें लोकपाल को 2013 में स्टैब्लिश करने की जरूरत क्या पड़ी। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्वीडन से। अब आप पूछेंगे स्वीडन से क्यों, स्वीडन किस लिए? क्योंकि क्योंकि जो स्वीडन था वो कंट्री है जहां से आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है एक ऐसी बॉडी की जो कि फाइट करेगी करप्शन से। और बेसिकली आप कह सकते हैं ऑम्बड्समैन बॉडी। ऑलराइट, तो स्वीडन पहला कंट्री था वर्ल्ड में जिसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट लाइक दी लोकपाल। लेकिन जो आपका स्वेडिश ऑम्बड्समैन था वो आपका प्रिस्क्राइब्ड था सर्टेन पावर्स के साथ में। और पावर्स क्या थी वो, आइए उनको एक बार देख लेते हैं। पहली पावर थी जो उसको मिली थी वो थी एक्शन लेने की अगेंस्ट किसी भी अथॉरिटी के मिसयूज के खिलाफ। ये थी इनकी पहली पावर। सेकंड पावर क्या थी इनकी, ये चेकआउट कर सकते थे मिस मैनेजमेंट रिसोर्सेस और ब्रीच ऑफ टारगेट्स। ऑलराइट, थर्ड पावर जो थी इनके पास में वो थी उन केसेस को देखने की जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं अगेंस्ट दी ब्राइबरी, रिश्वत के खिलाफ। ऑलराइट, फोर्थ पावर जो थी इनकी वो केसेस थे जो आए थे बिफोर द ओम्बड्समैन फॉर नेपोटिज्म के लिए। ऑलराइट, फिफ्थ पावर थी
कोई भी केस जो कि रजिस्टर्ड हो गए ऑम्बड्समैन के पास में, किस चीज के लिए? मिसबिहेवियर के लिए। तो ये जो 5 तरह की पावर्स थी ये मिलती हैं ओम्बड्समैन को, जो कि इंट्रोड्यूस किया था स्वीडन ने, या फिर आप कहें स्वीडिश ओम्बड्समैन। ऑलराइट। जैसे कि ये एक्शन ले सकते थे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के खिलाफ। इसका मतलब हुआ कि अगर आप डीएम हैं किसी भी सिटी के, मान लीजिए, और आप कह सकते हैं कि आप मेयर हैं सिटी के, क्योंकि आप अपने बेनिफिट के लिए अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको मिली है, तो ये केस होगा आपका मिस यूज का अथॉरिटी के। ऑलराइट। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे है एक पुलिस स्टेशन, और जो आपका दोस्त है वो, जो एक्स है बेसिकली, वो कुछ गलत करता है, तो पुलिस को पकड़ेगी। लेकिन अगर आप मेयर हैं और आपने बोला पुलिस ऑफिसर कॉल करके कि मेरे दोस्त को अभी के अभी छोड़ो, पुलिस ऑफिसर करेगा क्योंकि आप मेयर हैं। ऑलराइट। आपके पास पावर है। लेकिन ये जो केस होता है ये होता है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। ऑलराइट। सेकंड है यहाँ पे चेकआउट करना मिस मैनेजमेंट रिसोर्सेज का या ब्रीच ऑफ टारगेट्स का। ब्रीच ऑफ टारगेट्स बेसिकली, मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया 100 लोबर्स को, या फिर आप कहें कि आपको दिए बेसिकली 10 लाख रुपए दिए। ऑलराइट। अपॉइंट करने के लिए 100 लेबर्स को और प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए 1 किलोमीटर का। कुछ समय पश्चात सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर्स का जो प्लेटफॉर्म था वो बना, क्योंकि जो 50 लेबर्स थी वही हायर हुई थी। इस केस में ये होगा मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ब्रीच ऑफ टारगेट। जो टारगेट था वो 1 किलोमीटर का था, रिसोर्सेज थी 10 लाख रुपए। ऑलराइट। अपॉइंट करने के लिए लेबर को 100 लेबर को, लेकिन टारगेट हुआ सिर्फ 500 मीटर का, क्योंकि सिर्फ 50 लेबर को ही अपॉइंट किया गया था। इसका मतलब हुआ कि जो रिसोर्सेज हैं वो मिसमैनेज हुई हैं। ऑलराइट। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, वो है वो केसेस जो कि होते हैं आपके ब्राइबरी के। एंड इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर आप पर्सन है, आपने अपना नया घर बनाया, ऑलराइट, और फिर आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आप गए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास में अपने एरिया के, और उन्होंने आपको बोला कि आप 10,000 रुपये उन्हें दीजिए, तो ही वो आपको लाइट देंगे, आपकी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो केस होता है ये होता है ब्राइबरी का केस। ऑलराइट। तो इस टाइप के जो केसेस हैं वो भी कौन कवर करता है? स्वीडिश ओम्बड्समैन कवर करते थे। फिर हम बात करें उन केसेस के जो कि नेपोटिज्म के रिगार्डिंग आते हैं, तो मुझे लगता है कि नेपोटिज्म से आप समझते होंगे चीजों को। ऑलराइट। आप सभी अवेयर हैं नेपोटिज्म के बारे में, अगर आप नहीं है तो मैं बताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये सपोर्ट करता है वंस किन्स एंड किन्स को। यानी मतलब हुआ कि राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये होता है नेपोटिज्म, कि जब हम एक ही मतलब हम नहीं, मतलब एक ही परिवार के फैमिली मेंबर्स को ही सपोर्ट किया था अथॉरिटीज में। तो ये होता है बेसिकली नेपोटिज्म, और ऐसे केसेस को भी स्वीडिश एम्बड्समैन जो था चेकआउट करता था। एनी केस जो कि ओम्बड्समैन के सामने आए हैं मिस बिहेवियर के लिए, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं और आप पूछते हैं किसी और चीज के बारे में, और आपको वो चीज मिलने की जगह वो आपके साथ अब्यूज करते हैं, ओके, आपके साथ मारपीट होती है, ओके, और कई सारी चीजें होती हैं, तो ये चीजें होते हैं मिस बिहेवियर के, और ये आते हैं आपके स्वीडिश ओम्बड्समैन की पावर्स के अंडर। तो स्वीडिश ओम्बड्समैन जो थे वो इन पावर्स पे एक्शंस ले सकते थे। ऑलराइट। अब अगर हम बात करें टेन्योर की, स्वीडिश ओम्बड्समैन का टेन्योर कितना था? तो बेसिकली वो अपॉइंट होते थे
4 ईयर टेन्योर के लिए, ऑलराइट। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए वो अपॉइंट होते थे। ओके, वो सबमिट करते थे अपनी रिपोर्ट्स को टू स्वीडिश पार्लियामेंट, ऑलराइट। तो किसको रिपोर्ट जाती थी? स्वीडिश पार्लियामेंट को। और सेकंड पॉइंट जो था कि वो रिमूव किए जा सकते थे स्वीडिश पार्लियामेंट के द्वारा अगर वो लूज कर देते हैं कॉन्फिडेंस को स्वीडिश पार्लियामेंट के, ऑलराइट। अगर स्वीडिश पार्लियामेंट का भरोसा उठ गया उस पर्सन से तो उनको रिमूव किया जा सकता है, ऑलराइट, अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो ये चीज थी अबाउट द स्वीडिश ऑम्बड्समैन, ऑलराइट। टेन्योर 4 इयर्स का सबमिट करते थे स्वीडिश पार्लियामेंट को, और यदि अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो उन्हें रिमूव किया जा सकता था। और एक और लास्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये था कि बेसिकली जो स्वीडिश ऑम्बड्समैन थे उनके पास ही पावर्स एग्जीक्यूट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस को और प्रोसिक्यूट करने के लिए किसी को भी, ऑलराइट। लेकिन वो बट ही बाय अपने आप कोई भी एक्शंस नहीं ले सकते थे, और उनको जरूरत पड़ती थी रिपोर्ट को रेफर करने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज के पास में फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए, ऑलराइट। तो स्वीडिश ऑम्बड्समैन जो थे बेसिकली उनको पावर्स मिली तो थी एग्जीक्यूट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूट करने के लिए किसी को भी, ऑलराइट, या समन करने के लिए किसी को भी, लेकिन वो अकेले सारी चीजें नहीं कर सकते थे, ऑलराइट। अकेले एक्शन नहीं ले सकते थे, यानी आप कह सकते हैं कि वो किसी को भी अनाउंस नहीं कर सकते पनिशमेंट बाय हिमसेल्फ, यानी उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कंसर्न अथॉरिटी के पास में फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। तो ये था स्वीडिश ऑम्बड्समैन के रिगार्डिंग कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे ये हमसे रिलेटेड है। आइए इसको एक बार देखेंगे इस लेक्चर में। ओके, अब ये था स्वीडिश के बारे में कि कैसे जो कॉन्सेप्ट था इंडिया कैसे आया स्वीडन से, ये देखते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। तो बेसिकली क्या होता है कि स्वीडन के बाद जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थे आपके, जैसे कि हो गए फिनलैंड हो गया आपका, डेनमार्क हो गया आपका, नॉर्वे हो गया आपका। फिनलैंड जो है वो था 1990 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, डेनमार्क ने इसको अडॉप्ट किया 1955 में, और नॉर्वे ने इसको अपॉइंट किया 1962 में। तो स्वीडन के बाहर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिनलैंड से शुरुआत हुई, फिर डेनमार्क आया, और फिर आया आपका नॉर्वे, ऑलराइट। और फिर था न्यूजीलैंड आपका। न्यूजीलैंड जो कि बना आपका फर्स्ट कंट्री
या फिर कहे कॉमनवेल्थ कंट्री जिसने की अडॉप्ट किया था प्रोविजन को। तो न्यूजीलैंड बना आपका पहला कॉमनवेल्थ कंट्री जिसने अडॉप्ट किया था प्रोविजन को। ऑलराइट, लोकपाल के। ओके, इसके बाद ये साल था 1969 का जब आपका यूनाइटेड किंगडम फॉर्म्ड होता है। सॉरी, यूनाइटेड किंगडम जो था फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि यूनाइटेड किंगडम ने अपॉइंट किया था ऑम्बड्समैन को। ऑलराइट, और ये जो था आपका लास्ट अटैक था, या फिर कहें लास्ट अटैक ऑन द किल भी आप कह सकते हैं इसको। बेसिकली ये लास्ट ब्रेक था जब इंडिया में ऑम्बड्समैन इंट्रोड्यूस होने वाला था। ऑलराइट, क्योंकि 1969 में यूनाइटेड किंगडम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये थी फ्लो चार्ट हिस्ट्री का। अब इसको इंडिया में लेकर आते हैं। चलिए, इंडिया में फर्स्ट टाइम था जब अशोक सिंह कुमार थे, या फिर कहे अशोक कुमार सिंह जो थे, अशोक कुमार सेन। बेसिकली वो साल था 1960s का, और ये पहले इंसान थे जिन्होंने इसके बारे में जिक्र किया। ये थे उस टाइम पे यूनियन लॉ मिनिस्टर। तो अशोक कुमार सेन जो थे, जो कि यूनियन लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ये वो पहले इंसान बनते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन थे जो कि कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं इंडिया में। ऑलराइट, अशोक कुमार सेन पहले इंसान बने जो कि कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेके आए, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन नहीं थे जो कि इसके बारे में बात कर रहे थे। लोकपाल के बारे में इंडिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो इंसान थे जो कि कॉन्सेप्ट को इंडिया लेके आए, तो ये वो इंसान क्यों नहीं थे जो कि इसके बारे में बात कर रहे थे इंडिया में। तो बेसिकली इसका एक वैलिड रीजन है। तो क्या होता है बेसिकली, जो लोकपाल है वो है आउटकम ओम्बड्समैन काउंसिल का, लेकिन वो ओम्बड्समैन नहीं है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। ऑलराइट, तो जब अशोक कुमार सेन जो थे 1960s में, जब उन्होंने बात शुरू की लोकपाल के या ओम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो बेसिकली वो लोकपाल को वैसे नहीं बनाना चाहते थे। ऑलराइट, और फिर आते हैं पिक्चर में हमारे डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, जो एक टर्म लेके आए प्रॉपर डिफरेंशिएट करने के लिए। वो था लोकपाल और लोक आयुक्त। ऑलराइट, तो इस चीज को याद रखिएगा। हालांकि जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में आया अशोक कुमार सेन द्वारा, लेकिन जो टर्म था लोकपाल का वो जनरेट किया डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने। ऑलराइट, ऑलराइट, इसके बाद ये साल था आपका 1966 का, जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिसको हम ARC के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, जिसने रिकमेंड किया फॉर्मेशन को ओम्बड्समैन बॉडीज के दोनों लेवल्स पे, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल्स पे। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट है अशोक कुमार सेन। ऑलराइट, इसके बाद आया साल आपका, या फिर कहें इनके बाद बेसिकली ये था साल
1968 जब आपके फिर आता है आपका लोकपाल बिल, और वो पास होता है आपका लोकसभा में। लेकिन वो फेल्ड हो गया आपका ड्यू टू डिसॉल्यूशन होने की वजह से लोकसभा के। तो ये था फोर्थ पॉइंट। 1966 के बाद जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था उसने रिकमेंड किया इस चीज को। 1968 में जो बिल था वो बेसिकली पार्लियामेंट के पास आया, लोकसभा में आया, लेकिन लोकसभा में पास होने के बाद भी वो फेल हो गया क्योंकि जो लोकसभा थी वो डिसॉल्यूट हो गई। ऑलराइट, और वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया। उसके बाद ये साल था 2002 का, जब हमारे पास हमने अपॉइंट किया एमएन वेंकट चेलिया को। ऑलराइट, तो बेसिकली इन्होंने रिकमेंड किया किसके लिए? लोकपाल के लिए, लोक आयुक्त के लिए। ऑलराइट, लेकिन लेकिन ये चीज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल के जूरिसडिक्शन से बाहर रख दिया था। ओके, इसके बाद साल आया आपका 2005, जब हमने अपॉइंट किया सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन को। जिसे चेयर किया था वीरप्पा मौली ने। ऑलराइट, इन्होंने भी रिकमेंड किया था बिल लोकपाल और लोक आयुक्त के लिए। और फाइनली क्या होता है कि ये साल आता है 2013 का, जब आपका लोकपाल जो था, जो लोक आयुक्त था, जो एक्ट था 2013 का, वो पास हुआ। और फिर जो था आपका लोकपाल वो क्रिएट हुआ एट सेंट्रल लेवल, और फिर आया लोक आयुक्त आपके स्टेट लेवल पे। ऑलराइट, तो ये थी टाइमलाइन लोकपाल और लोक आयुक्त की इंडिया में। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने कवर किया है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिगार्डिंग लोकपाल लोक आयुक्त के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के साथ में, ताकि हमें और चीजें समझ में आ पाए। ऑलराइट, तब तक के लिए आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, और दूसरे लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा। इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सबके धन्यवाद।